हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 11 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 11 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? अनिल मेनन। हाल ही में भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट कौन बनी है? भावना कंठ। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो ये मिला है पी पेचियम्मल और गोविंदम्मल को। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने भारत की फिल्मिंग लोकेशंस को प्रमोट करने के लिए एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स पोर्टल किसके सहयोग से लॉन्च किया है? पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है राम मेहर, रोनेमा चेतिया चौधरी और शाह मोहम्मद अंसारी को। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? सूरज कुमार चंद ने। हाल ही में 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? राजस्थान के जयपुर में। हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का उड़ीसा में सफल परीक्षण हुआ है। इस मिसाइल की मारक क्षमता रेंज कितनी है? 4000 किलोमीटर है। हाल ही में केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किसे शामिल किया है? हीट वेव और बिजली गिरना को। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया है। आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ओर आते हैं। हाल ही में इस्लामिक नाटो बनाने के लिए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किसने किया है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की। दोस्तों 7 अगस्त 2026 को मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मिका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा और आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाया जाएगा। इसे कई जगह इस्लामिक नाटो जैसी उपमा दी जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे रक्षात्मक समझौता बताया गया है, न कि औपचारिक नाटो जैसा सैन्य संगठन। और इसका उद्देश्य है सामूहिक रक्षा और सुरक्षा सहयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन कौन सा है? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए, एवरेस्ट। एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने एवरेस्ट नाम का एक रॉकेट इंजन लॉन्च किया है। इसे भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है और इसका मुख्य महत्व यह है कि भारत में अब निजी कंपनियां भी रॉकेट इंजन और स्पेस प्रोपल्शन तकनीक के विकास में आगे बढ़ रही हैं। रॉकेट इंजन का मुख्य काम थ्रस्ट पैदा करना होता है। यही थ्रस्ट रॉकेट को धरती से ऊपर उठाने और अंतरिक्ष तक पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए किसी भी रॉकेट के लिए इंजन उसकी सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अरेहा पंगम बाम्क ने 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। अरेहा का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, मणिपुर। अरेहा पंगम बाम का संबंध मणिपुर से है। उन्होंने 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। एरोबिक जिम्नास्टिक में खिलाड़ी संगीत की ताल पर तेज और नियंत्रित शारीरिक गतिविधियों कथित जिम्नास्टिक मूव्स और लचीलेपन का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए इसमें फिटनेस, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी
और कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बात करें मणिपुर की, राजधानी है मणिपुर की इम्फाल। स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं यमुनाम खेमचंद सिंह और राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। 31 जुलाई 2026 तक भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने की क्षमता कितनी हुई है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 300 गीगावाट। दोस्तों 31 जुलाई 2026 तक भारत ने 300 गीगावाट से अधिक नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। यह भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 54% से अधिक है। नॉन फॉसिल फ्यूल में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा शामिल है। यानी ऐसी बिजली उत्पादन क्षमता जिसमें कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं होता। हाल ही में I4C ने साइबर अपराध के किस नए प्रकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, बॉस स्कैम। दोस्तों I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बॉस स्कैम या CEO इम्पर्सनेशन फ्रॉड के बारे में चेतावनी जारी की है। इसमें साइबर अपराधी किसी CEO, वरिष्ठ अधिकारी या रेगुलेटरी अधिकारी बनकर कंपनी के कर्मचारियों को धोखा देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के कर्मचारी को व्हाट्सएप या ईमेल पर उसके CEO के नाम से मैसेज आता है, तुरंत इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। कर्मचारी भरोसा करके पैसे भेज देता है। यही बॉस स्कैम का मुख्य तरीका है। और कई मामलों में ठग पहले वरिष्ठ अधिकारी के कंप्यूटर या व्हाट्सएप को मैलवेयर के जरिए अपने नियंत्रण में लेते हैं और फिर उसी अधिकारी के नाम से कर्मचारियों को पैसे भेजने का निर्देश देते हैं। हाल ही में इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने किस पौधे से प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन मायोग्लोबिन विकसित किया है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, लेट्यूस और तंबाकू। इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने लेट्यूस और तंबाकू के पौधों का इस्तेमाल करके मायोग्लोबिन प्रोटीन बनाने पर काम किया है। मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो सामान्यतः मांसपेशियों में पाया जाता है और मांस को उसका लाल रंग देने तथा ऑक्सीजन को स्टोर करने में भूमिका निभाता है। और इसी वजह से प्लांट बेस्ड मीट में मायोग्लोबिन का इस्तेमाल करने से उसे अगली मांस जैसा रंग और अपीयरेंस देने में मदद मिल सकती है। इसका मतलब क्या होता है कि शोधकर्ताओं ने पौधों को एक तरह की बायोलॉजिकल फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करने का विचार अपनाया, यानी पौधे के अंदर जरूरी प्रोटीन बनवाया और फिर उसे प्राप्त करना। इस तकनीक से भविष्य में प्लांट बेस्ड मीट को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने में मदद मिल सकती है और खासकर उसके रंग और मांस जैसी अपीयरेंस के मामले में। हाल ही में परंपरा योजना किसने प्रारंभ की है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, ये आयुष मंत्रालय ने प्रारंभ की है। दोस्तों परंपरा योजना आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों और ज्ञान परंपरा को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और नई पीढ़ी तक पहुंचना है। जैसे यह योजना भारत की पुरानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों से जुड़े ज्ञान को आगे बढ़ाने पर ध्यान देती है। यानी हमारी पुरानी चिकित्सा और ज्ञान परंपराओं को आधुनिक समय में भी उपयोगी और संरक्षित रखने की कोशिश। परंपरा यानी पारंपरिक ज्ञान एवं चिकित्सा विरासत को बढ़ावा देने से संबंधित है। आयुष का पूरा नाम है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। हाल ही में भारत में समुद्री प्रशासन के डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म कहां पर लॉन्च किया गया है?
तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, ये मुंबई में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ई समुद्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं को ज्यादा तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। इसे मुंबई में लॉन्च किया गया। मुंबई भारत का एक प्रमुख समुद्री और बंदरगाह केंद्र है, इसलिए समुद्री क्षेत्र से जुड़े ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए यह महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जानकारी, प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कामकाज को डिजिटल तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और इससे कागजी प्रक्रिया कम करने और काम को अधिक कुशल बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना योजना 2.0 और मुख्यमंत्री नियुक्त बाबू असोनी योजना 2026 किसने प्रारंभ की है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ये असम राज्य ने प्रारंभ की है। दोस्तों, ये दोनों योजनाएं असम सरकार की पहल हैं और इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों तथा युवाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सहायता देना है। मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना योजना 2.0 विशेष रूप से छात्राओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ी है और इसके माध्यम से छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे पढ़ाई जारी रख सकें और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हों। और वहीं मुख्यमंत्री नियुक्त बाबू असोनी योजना 2026 युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में केंद्रित है। बात करें दोस्तों असम राज्य की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल वहां के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, ये दोस्तों 10 अगस्त को मनाया गया है। विश्व जैव दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जैव ईंधन के महत्व, उसके पर्यावरणीय लाभ और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जैव ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जो पौधों, कृषि अवशेषों और जैविक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे इथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस। भारत में यह दिवस खास तौर पर इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोगैस और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और इससे पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता और प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 11 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।